Good morning, students of class 8. I welcome you all in your online classes and I hope you are all enjoying our efforts. Today in this video we shall commence the second part of the chapter from trade to territory. As we all know that East India Company came here for the purpose of doing business. Actually they wanted to capture India. So in this video we will see East India Company establishes power. So let's start without wasting your precious time. But here we started with the question, what did company do then? In order to safeguard their interests, each and every trading company entered into trade war. They started sinking ships of their rivals, blocked routes and fortified their trading posts. Okay. But before that, let me brief out that things that we have read in the first video. हमने पिछले वीडियो में यह देखा था कि किस तरीके से ईस्ट इंडिया की कंपनी 1600 ईस्वी में भारत आती है चार्टर साइन करवा करके, एक चार्टर के साथ आती है ताकि कोई और कंपनी, इंग्लैंड की कोई और कंपनी भारत में आकर ट्रेडिंग ना कर सके। अब वो भारत आई तो यहाँ पर उन्हें कंपटीशन मिलता है दूसरे यूरोपियन कंपनीज से, जैसे फ्रेंच, पोर्चुगीज़, डच एक्सेट्रा। और हमने पिछले वीडियो में यह देखा था कि ये जो अलग अलग कंपनी हैं कब कब भारत आई और यहाँ पर किस चीज़ की ट्रेडिंग करती थी। अब पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी तो बड़ी खुशी खुशी आई कि चलो कोई कंपटीशन नहीं होगा, बट भारत में आने के बाद उन्हें पता चलता है कि यहाँ तो ऑलरेडी पोर्चुगीज़, डच, फ्रेंच जैसे कंपनी के लोग यहाँ मौजूद हैं। तो इस केस में कंपनी ने क्या किया, और अच्छा ये लोग तो सिर्फ मौजूद ही नहीं थे, साथ साथ एक परेशानी और भी थी। वो परेशानी यह थी कि ये जो कंपनी है थी एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रही थी ताकि वह एक दूसरे को यहाँ से भगा सके। तो यही चीज़ ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भी हुआ। तो इस केस में ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, तो इस केस में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी इंटरेस्ट को बचाने के लिए, अपनी कंपनी को सेव करने के लिए वह ट्रेड वॉर में घुस गई। ट्रेड वॉर में घुस गई मतलब कि अदर कंपनियां जो थीं उनके साथ लड़ाइयाँ शुरू हो गई। अब उनके साथ लड़ाइयाँ शुरू हो गई तो अब ये लोग इनिशियली क्या करते थे, तो ये लोग एक दूसरे की फैक्ट्री में आग लगा देते थे, गोडाउन में चूहे छोड़ देते थे। कोई शिप जो किसी कंपनी की शिप जो ट्रेड करते हुए आती थी या जाती थी तो उन्हें सिंक करवा देते थे, रास्ते ब्लॉक कर देते थे, अपने ट्रेडिंग पोस्ट पर किले बनवाने लग गए थे। लाइक दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ कैरी आउट कर रहे थे कंपनी। इसी बीच में कंपनियों की 3 लड़ाइयाँ होती हैं जिन्हें हम पॉपुलरली कार्नेटिक वॉर्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कार्नेटिक वॉर्स। तो चलिए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग यही कार्नेटिक वॉर्स को जानेंगे कि कौन कौन से कार्नेटिक वॉर्स हैं, कितने कार्नेटिक वॉर्स हैं और तीनों के क्या क्या फीचर्स हैं। So let's see. Carnatic Wars. The breaking up of the Mughal Empire by the middle of the 18th century provided ideal conditions for the English and French trading company to establish their political influence. However, the presence of 2 traditional rivals and a clash of trade interests led to a series of war between them. The British and French trade interests clashed in the Carnatic. The 3 Anglo-French wars were called the Carnatic Wars. Okay. So, जब औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल एम्पायर पूरी तरह से डिसइंटीग्रेट कर गया, पूरी तरह से टूट जाता है, ठीक है, तब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इन दोनों को ही आइडियल कंडीशंस मिल जाता है कि ये यहाँ पर अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को स्टैब्लिश कर सके। और यही कारण है क्योंकि दोनों यही चीज़ करना चाहते थे, दोनों अपना रुतबा बढ़ाना चाहते थे, तो इन दोनों के बीच लगातार लड़ाइयाँ होती हैं, कंटिन्यूसली क्लैश होते रहते हैं। और यही क्लैशेस के कारण हमारे यहाँ 3 वॉर हुए जिन्हें हम पॉपुलरली कार्नेटिक वॉर्स के नाम से जानते हैं। और याद रखिएगा कि ये जो इंग्लिश और फ्रेंच इन दोनों के बीच लड़ाइयाँ हुई इसे हम एंग्लो फ्रेंच वॉर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंग्लो फ्रेंच वॉर।
So now let's see when the first Carnatic War was fought. Okay. First Carnatic Wars at 1746 to 1748. As war broke out in Europe, it spilled over into India. The British settlement of Madras, which was in the province of Carnatic, was captured by the French. The British in turn attacked Pondicherry. As the war ended in Europe, Madras was restored to the British. फर्स्ट कार्नेटिक वॉर लड़ा कब गया? तो 1746 टू 1748 के बीच में लड़ा गया। क्यों लड़ा गया? तो यूरोप में ऑलरेडी वॉर चल रहा था, तो बस उसी का इम्पैक्ट समझ लो यहाँ पर भी पड़ा। कैसा इम्पैक्ट पड़ा? तो देखो, तो लड़ाई, तो यूरोप में लड़ाई हो रही थी और यूरोप में फ्रांस और इंग्लिश ये दोनों अपोजिट टीम में थे। अब वहाँ पर क्या हुआ, जैसे कि वहाँ पर जो झगड़े हो रहे थे, जैसे कि सपोज जैसे मान लो कि वहाँ पर फ्रेंच जीत रहा था, तो फ्रेंच क्या किए, यहाँ पर भी जो कार्नेटिक के नाम से जो प्रोविंस था मद्रास में बेसिकली, वहाँ पर जो ब्रिटिश का सेटलमेंट था वो इनसे खींच लिया गया। बोला गया कि तुम लोग तो हार रहे हो, यूरोप में रिवॉल्यूशन में भी तुम हार रहे हो, तो ये सेटलमेंट अब मेरा है। अब इन रिप्लाई ब्रिटिश ने क्या किया, ब्रिटिश ने पौंडीचेरी पर अटैक कर दिया गया। अब दोनों एक दूसरे के इंडिया के अंदर में भी जो एरिया था उस पर अटैक करने लगे। अब ये लड़ाइयाँ हो रही थी यूरोप में, लेकिन उसका इन्फ्लुएंस देखने को मिल रहा था इंडिया में भी। और जैसे ही यूरोप का जो वॉर ख़त्म हुआ, जो रिवॉल्यूशन था वो जैसे ही समाप्त हुआ, तो उसके बाद डिसीजन लिया गया कि जो फ्रांस है वो मद्रास वापस लौटा दे ब्रिटिश को, और यही हुआ, ब्रिटिश को मद्रास रिस्टोर कर दिया गया। तो ये था हमारा बेसिकली फर्स्ट कार्नेटिक वॉर्स। नेक्स्ट आते हैं सेकेंड कार्नेटिक वॉर्स पे। सेकेंड कार्नेटिक वॉर 1749 to 1754. This peace treaty lasted only for a short time. The Nawab of Carnatic was killed by the French. The Nizam of Hyderabad too died at the same time. Now both the British and the French wished to install their favorites on the thrones. Okay. अब जो आपका फर्स्ट कार्नेटिक वॉर में जो मद्रास वापस लौटाया गया था, तो वो एक ट्रीटी के तहत लौटाया गया था, एक समझौते के तहत लौटाया गया था। पर ये जो पीस ट्रीटी साइन हुई थी ये आपकी ज़्यादा समय तक चली नहीं, बहुत ही छोटे समय तक रही। क्योंकि क्या हुआ कि कार्नेटिक के उस समय जो नवाब थे उनका मर्डर करवा दिया फ्रेंच ने उनका मर्डर करवा दिया, और वहीं जो हैदराबाद के निज़ाम थे उनकी भी उसी समय मृत्यु हो जाती है। अब फ्रेंच और ब्रिटिश दोनों ने मौके का फ़ायदा उठाना चाहा। ये दोनों, इनके जो सपोर्टर्स थे, इनके जो चमचे थे, उनको ये कुर्सी पे बैठाना चाहते थे, वहाँ के निज़ाम बनाना चाहते थे, वहाँ के नवाब बनाना चाहते थे। जैसे कि ब्रिटिश मोहम्मद अली को कार्नेटिक में और नासिर जंग को हैदराबाद में नवाब बनाना चाहते थे। वहीं जो फ्रेंच थे वो कार्नेटिक में चंदा साहब को और मुजफ्फर जंग को हैदराबाद में नवाब बनाना चाहते थे। अब इस बात को लेकर भी इन दोनों में झगड़ा होना शुरू हो गया। तो देखते हैं क्या हुआ। लेट्स सी व्हाट हैपन। चंदा साहब became the Nawab of Carnatic. Robert Clive volunteered his service and persuaded his commander to pursue a bold plan. This led to the Second Carnatic War. अब किसी तरीके से चंदा साहब कार्नेटिक में नवाब बन जाते हैं। अब इसी बीच में रॉबर्ट क्लाइव आए। उन्होंने क्या किया, तो कहते हैं ना कि पीठ पे छुरा घोंपना, बस तो वही काम उन्होंने किया। उन्होंने अपनी सर्विस वॉलंटियर करनी शुरू की और उनके कमांडर को अपने साथ मिला लिया और एक बड़ा प्लान तैयार किया, और इसी प्लान के तहत सेकेंड कार्नेटिक वॉर हुआ। अब जरा देखते हैं सेकेंड कार्नेटिक वॉर कैसे हुआ, बट उससे पहले यह जानते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव कौन थे। तो रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी के यंग क्लर्क थे। क्या थे? यंग क्लर्क। सेकेंड कार्नेटिक वॉर कितने से कितने ईयर्स के बीच लड़ा गया, तो ये 1749 से लेकर 1754 के बीच लड़ा गया। 5 साल तक यह लड़ाई चला। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं।
Clive marched to Arcot and besieged it. Chanda Sahab was killed and Muhammad placed on the throne. Dupleix, the Governor General of French power in India, was called back to France. ठीक है, क्लाइव क्या किए, तो क्लाइव कार्नेटिक का जो कैपिटल था आरकोट, वहाँ पे गए और उस पर कैप्चर कर लिए। उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया, उसके बाद उन्होंने चंदा साहब को मरवा दिया। ठीक है, उन्होंने चंदा साहब को मरवा दिया और वहाँ पर गद्दी पर मोहम्मद को बैठा दिया गया, वहाँ का नवाब बना दिया गया। अब यहाँ से कंडीशंस ख़राब होने लगा। अब फ्रेंच जो थे वो बड़े परेशान होने लगे, क्योंकि अब फ्रेंच की जो कंपनी थी जो उन्हें कंट्रोल कर रही थी, तो उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने उस वक्त जो यहाँ पर गवर्नर जनरल थे डुप्लेक्स, उनको वापस बुला लिया गया। तो फ्रांस इस तरीके से फ्रेंच अपना अब यहाँ पर कंट्रोल धीरे धीरे ख़त्म होने लगा उनका। ठीक है, इस तरीके से फ्रेंच का कंट्रोल यहाँ पर ख़त्म होने लगा। ठीक है, ये तब नेक्स्ट आते हैं अब हम लोग थर्ड कार्नेटिक वॉर्स। This war was an extension of 7 years war in Europe. The British had gained control of the rich province of Bengal after the Battle of Plassey in 1757. The French were constantly short of funds too. They defeated in the Battle of Vandewash in 1760. Within a year, the French lost all possessions in the Carnatic. The French were now only restricted to trade. ठीक है, इसके बाद हम लोग का शुरू होता है थर्ड कार्नेटिक वॉर। तो थर्ड कार्नेटिक वॉर इन द ईयर 1756 टू 1763 के बीच लड़ा गया था। ये एक्चुअली यूरोप में जो वॉर हो रहा था ना 7 ईयर्स का, तो बस उसी का एक एक्सटेंशन था। तो क्या हुआ था, तो बंगाल में अब ब्रिटिश का कंट्रोल आ चुका था, क्योंकि बंगाल को ब्रिटिश ने अपने कंट्रोल में ले लिया था आफ्टर बैटल ऑफ पलासी। अब आप सोचोगे कि बैटल ऑफ पलासी क्या है, तो ये जो बैटल ऑफ पलासी है ये मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में समझाऊंगा। ओके, बट उससे पहले बस आप इतना जान लो कि यह वही बैटल था जिसके बाद बंगाल जो है वो ब्रिटिश के पूरे कंट्रोल में चली गई थी और ब्रिटिश ने यहाँ पर डुअल गवर्नेंस का कानून लागू किया था। पहला, बंगाल उनके कंट्रोल में आ गई। दूसरा, फ्रेंच कंटिन्यूसली हार रहे थे तो उनका शॉर्टेज हो गया फंड का। तीसरा, एक और बैटल हुआ था, बैटल ऑफ वेंडीवॉश 1760 में, उसमें भी बेचारे फ्रेंच बुरी तरह से हार गए और साल भर के अंदर में कार्नेटिक का जितना भी उनका कंट्रोल था, कार्नेटिक से जितना भी रेवेन्यू फ्रेंच का आता था वह सब हाथ से चला गया। तो अब उनके पास कुछ बचा नहीं। अब जब कुछ बचा नहीं तो वो कैसे लड़ाई करेंगे, क्योंकि आपको पता है लड़ाई करने के लिए रिसोर्सेज चाहिए, वेपन्स चाहिए और वेपन्स के लिए पैसे चाहिए। तो फाइनली फ्रेंच अब हाथ धो दिए और अब शांति से बैठ गए और ब्रिटिश के अंडर में बस वो ट्रेड करने लगे। मतलब कि वह भारत में सिर्फ ट्रेड कर सकते थे, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। और यहीं से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसने इंडिया पर अपना कंट्रोल करना शुरू कर दिया गया और जितने भी फॉरेन कंपटीशन थे, फॉरेन कॉम्पिटिटर्स थे, जितने भी अदर कंपनीज के लोग थे, उन सबको टाटा बाय बाय कर दिया। ठीक है, having eliminated all their foreign rivals, the English East India Company embarked on an era of wars and conquests. तो इस तरीके से उन्होंने सारे फॉरेन राइवल्स को एलिमिनेट कर दिया और जितनी भी लड़ाइयाँ थी उसे ख़त्म कर दिया। अब आते हैं आखिर क्या कारण था कि ये लड़ाइयाँ में फ्रेंच ही हारी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो जीती। क्या क्या फैक्टर्स थे, तो let us see. The French company was controlled by the government, so it had to obtain approval for all its action, while the British company was free to take its own decision. The British had more trading centers
than the French. The British possessed a navy superior to that of the French. British trade flourished better than the French, thus allowing them more revenue for the upkeep of the army. The French company was mostly dependent upon its government for grants. British officers were better trained and motivated as compared to the French officers. ओके तो पहला, फ्रेंच कंपनी गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल की जा रही थी, तो अगर मान लो उन्हें कोई भी कदम आगे बढ़ाना होता था या मान लो अगर ईस्ट इंडिया कंपनी पर अटैक करना होता था तो उन्हें पहले परमिशन लेनी होती थी, यानी कि समय लगता था। वहीं जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थे तो उन्हें पूरी आज़ादी थी कि ये अपना डिसीजन खुद ले सकती है, गवर्नमेंट का उन पर कोई कंट्रोल नहीं था। ब्रिटिश इंस्टेंट काम करती थी और ये इंतज़ार करते रहते थे। वहीं ब्रिटिश के ट्रेडिंग सेंटर्स भारत में ज़्यादा थे एज़ कम्पेयर टू फ्रेंच। फिर ब्रिटिश की जो नेवी थी वो ज़्यादा बेटर थी एज़ कम्पेयर टू फ्रेंच। ठीक है, नेक्स्ट, ब्रिटिश का जो ट्रेड था वो भारत में ज़्यादा पॉपुलर था एज़ कम्पेयर टू फ्रेंच, यानी कि ब्रिटिश की रेवेन्यू जनरेट ज़्यादा थी, जो कि उनका रेवेन्यू ज़्यादा था तो उनके यहाँ के राजाओं से भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला और तो वो अपनी आर्मी को अच्छे से मैनेज कर पा रहे थे, अपकीपिंग कर पा रहे थे। वही फ्रेंच के साथ ऐसा नहीं था, वो तो सरकार पर निर्भर थी कि सरकार अगर कुछ फंड देगी तो हम कुछ कर पाएंगे। और आखिरी इम्पोर्टेंट पॉइंट जो ये था कि ब्रिटिश की जो ऑफिसर्स थे वो ज़्यादा ट्रेंड और मोटिवेटेड थे एज़ कम्पेयर टू फ्रेंच। तो ये 5 मेन रीजंस है जिनके कारण एंग्लो फ्रेंच राइवलरी में फ्रेंच हारी और ब्रिटिश जो थी वो जीती और यहाँ पर इंडिया में अपना कंट्रोल कर पाई, यहाँ पर अपना शासन को स्टेब्लिश कर पाई। तो अब मैंने यहाँ पर जिक्र किया था बैटल ऑफ प्लासी का, तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि बैटल ऑफ प्लासी क्या थी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी ब्रिटिश की वो कैसे बंगाल में अपना कंट्रोल करी। ये सारी बातें अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। होपफुली आज जो मैंने जहाँ तक पढ़ाया है वो आपको समझ में आ चुका होगा। सो अगर समझ में आ गया तो देन ट्राई टू सॉल्व दिस 3 क्वेश्चंस। ओके, इफ देयर एनी डाउट्स you can ping me directly on WhatsApp. I will provide you answer. Okay, so that's all for today. Thank you for listening to me. Have a good day. Have a joyful day. Bye. See you.